मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ना, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया है, रिसर्च हमने अच्छा ठीक ठाक शुरू कर लिया है, और मेरे हिसाब से अब आपको चीज़ें थोड़ी एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हुआ होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कौन से टाइप की रिसर्च क्या होती है, टाइटल फॉर्मेशन क्या होता है, प्रॉब्लम फॉर्मेशन क्या होता है। तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि एटलीस्ट आपको ना, जब भी ये क्लास शुरू होने वाली होती है या फिर फॉर एग्जांपल संडेज के दिन, सैटरडेज के दिन, जब भी आप खाली हो, अगर आप ना कर पाओ तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपको ना एक पेपर पढ़ना है, एक रिसर्च पेपर कोई भी ठीक ठाक जर्नल से उठा के। अब ये आप अगर करोगे तो आपका एक फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कि हमको जर्नल्स कहाँ-कहाँ मिलते हैं, किन-किन सोर्सेज़ पे होते हैं, वो सोर्सेज़ ठीक हैं या मतलब अच्छे सोर्सेज़ हैं, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज़ हैं, वीक सोर्सेज़ हैं, तो वो आपको पता चलेगा। हालाँकि इनिशियली मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें, मैं आपको पेपर्स मतलब इस पे ग्रुप पे या इधर अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन काम आपका ये है कि आपको उस पूरे पेपर को, और पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, मतलब 3 से 4 पेज का होगा, 2-3 पेज का होगा, तो आपके 15-20 मिनट अगर आप एक सुपरफिशियल रीडिंग भी लो उसकी, तो आपको ठीक-ठाक आइडिया मिल जाएगा कि इस पेपर में किस बारे में बात की है। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने रिसर्च नॉलेज को डेवलप करने का। और कोई बुक, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ कि कोई एक सिंगल बुक आपको रिसर्च पूरे तरीके से नहीं पढ़ा सकती। तो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ रिसर्च, आप एटलीस्ट वीक में एक अगर पेपर पढ़ लोगे, वैसे आप नहीं पढ़ोगे ये भी गारंटी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कहने के लिए वीक में एक पेपर है लेकिन आप पढ़ोगे नहीं। लेकिन अगर आप में से कोई 5 लोग 10 लोग फॉलो कर लेते हैं तो यू विल सी कि आपको, आपका जो एक फंडामेंटल है रिसर्च को लेके, क्वालिटेटिव कैसी होती है, क्वांटिटेटिव कैसी होती है, मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं, वो बहुत 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 अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक। और अगर उसको कभी, जैसे हम संडेज पे, वीकडेज पे, ऑफ ऑफ डेज में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि आपका अगर उसमें कलेक्टिव एफर्ट होगा तो। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ठीक ठाक सजेशन दे दिया है कि आपको ऐसा करना है, बाकी रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, चलो वील स्टार्ट। जैसे अब आज और कल का जब हमारा सेशन खत्म होगा तो मैं आपको एक पेपर डिलीवर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे या इधर करूंगा, वो आपको देखना है। अगर आपके रिस्पॉन्स ठीक होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, वरना फिर वो आपके एंड से होगा। चलो, इस पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। एक दो क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ा कंसेप्ट लगता था, और वो मोस्टली क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं। सबके मतलब आई वुड से, जिसके जो हाईएस्ट नंबर है ना, प्रकाश के हाईएस्ट नंबर है, वो उसके भी गलत हुए हैं। दो क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट बिल्कुल लगेंगे जिसमें, वो दो क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैं ये एकदम क्लेम कर सकता हूँ कि नेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ कंसेप्चुअल होते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। हमारा ठीक होता है, फैक्चुअल नॉलेज ठीक होता है उसको लेके, लेकिन अब वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरी आर करेक्ट। ठीक, करेक्ट की बात की है। द वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द सैम्पल्ड यूनिट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सही है या ये कहना क्या चाह रहा है? सर। वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर मतलब कि जो हम सैंपल यूनिट की स्टैटिस्टिकल जो मेजर होता है, या फिर जब उसको हम मेजर करते हैं, मीन, मीडियन, मोटी, जेड टेस्ट और ये सब, जब हम सैंपल मीन को मेजर करते हैं, वही उस पूरे सैंपल यूनिट की या फिर वही उस पूरे स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल वही, जो हम पॉपुलेशन लेते हैं, हम पॉपुलेशन पे कभी सर्वे नहीं करते, हम पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं सैंपल के फॉर्म में, और इस पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, वही पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, वही पॉपुलेशन के ट्रेड्स बताता है, वही पॉपुलेशन बताता है कि इसका नेचर क्या होगा। तो ये छोटा सा सैंपल इस पूरे पॉपुलेशन की इमेज बताता है। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वैल्यू इन ऑफ द सिंपल, स्टैटिस्टिक्स क्या होगा सर? हाँ, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टैटिस्टिक्स लगाया, उसका जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, उसका जो डिसीजन आपने बनाया, उसको आप वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। वेदर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, वो उन सब चीजों का आप, मतलब जो जजमेंट आता है ना आपका, उसको आप बोलोगे। और वो जजमेंट सैंपल यूनिट के बेस पे आता है। अच्छा, इसमें यूनिट का एक दिया हुआ है। देखो यूनिट क्या है, यूनिट है सबसे छोटा हिस्सा सैंपल का। फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन ये है, ठीक है, तो दिस इज योर पॉपुलेशन। आपने इसमें से सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल ये 100 था, ये 20 है, और अब ये 20 को अगर आप छोटे छोटे में डिवाइड कर दो, सबसे छोटा यूनिट होगा ना। जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, वैसे ही एक पूरे उसका जो सैंपल का सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं सैंपल यूनिट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हालांकि इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, पर कई बार ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए। ठीक है।
In the simple random sampling technique, the element of the population and the unit of sample are different. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन के एलिमेंट होते हैं और जो सैंपल होते हैं या यूनिट्स ऑफ द सैंपल होते हैं, मतलब ये छोटी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, एलिमेंट होता है, आर डिफरेंट। क्या वो अलग होते हैं? नो सर। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन से ही सैंपल निकलता है, सैंपल पॉपुलेशन का हिस्सा है, तो वो अलग नहीं हो सकता, वो उसी का एक हिस्सा है। स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग टेक्निक। सही है गलत है? गलत है सर। देखो नॉन अभी हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी है। हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़ ली थी, नॉन प्रोबेबिलिटी बची थी। प्रोबेबिलिटी में ये था कि आपको हर इंसान की, हर सब्जेक्ट की, हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो रिसर्चर, एकदम श्योरिटी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन ना हो, एकदम श्योरिटी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन हो, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला जो एलिमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो दिस इज रॉन्ग, VNC इज रॉन्ग। The law of statistical regularity and the law of inertia of large numbers are the main base of the sample to become representative of the population. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अच्छा, इससे ना एक मुझे पहले ये बताओ कि किसी को ये पता है क्या है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स? हमें कितने लोगों ने ये टेस्ट दे दिया ऑलरेडी? हाथ एक बार इधर नोटिफाई करेंगे? तो मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे 40 लोग हैं तो दिया है सबने, लगभग दिया है, सबने दिया है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आपने इस पेपर को देने के बाद आपका जो 15-20 मिनट खत्म हुआ होगा, इसमें आपने इस टर्म को क्या नेट पे सर्च किया या देखा इसके बारे में? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी को एक बार देखा आपने कि यार मैंने पेपर दे दिया है, अभी इन टर्म्स को देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आई ये क्या है? अगर आपने देखा है तो आप राइट ट्रैक पे हो, अगर आपने नहीं देखा है तो यू शुड हैव अ हैबिट कि जब भी आपको कोई अननोन वर्ड मिले, जब भी आपको कोई अननोन कंसेप्ट मिले, तो उसको ऐसे ही मत जाने दो, मतलब आंखों के आगे से ऐसे मत जाने दो। अगर वो आपकी आंखों के आगे आया, दैट मीन्स कि उसका कोई मतलब होगा। तो एटलीस्ट हैव अ लुक, हैव अ सर्च ओवर गूगल कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो आप उसको देखोगे तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा, ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन एटलीस्ट उसको देख लो एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टर्म मैंने देखा हुआ है। और अगर यही टर्म कहीं एग्जाम में आता है, और जो बहुत बार होता है, तो आपको अफसोस नहीं होगा, यू वोंट बी इन रिमोर्स कि भाई मैंने, आया था मेरे सामने, देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो ये आपको ही देखना है, ये जो डी स्टेटमेंट है अभी आपको देखना है, और आपको ये अपनी हैबिट बनानी है कि अगर आप किसी नए वर्ड को देखते हो तो एटलीस्ट गो थ्रू इट फॉर वंस। ठीक है, एक बार एटलीस्ट। ठीक है, तो ए एंड डी इज राइट। आपका काम है ये दो उसको देखना, बहुत सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है। जो दो प्रिंसिपल्स हैं बहुत छोटे और बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आपको वर्ड से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हियर इज ए एंड डी। ठीक, किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो बताना है। ठीक, Question 2 is statement 1, the greater the sample size, the more accurate the estimate of true population mean. सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। सही है सर। देखो हमने ऐसे कुछ एक डायग्राम देखा था, तो सिंपल सी चीज है, अगर आपका पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। सॉरी, अगर आपका सैंपल ज्यादा होगा, इसका मतलब सैंपल जितना क्लोज होगा पॉपुलेशन के, उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। सैंपल जितना दूर होगा, फॉर एग्जांपल अगर 500 का पॉपुलेशन है और आपका जो सैंपल है वो 5 का है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चल सकते हो कि ये जो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो, क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शन है इसमें से वो बहुत कम है। 500 में से 5 मतलब हो सकता है कि आपके 5 के 5 एरर हो, या 5 में से 4 एरर हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप 500 में से 400 पे रिसर्च करो, 500 में से 300 पे रिसर्च करो, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका 51% रिजल्ट तो आपका सही है ना? ये लीस्ट केस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, सेकंड, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द वेरिएबल अंडर स्टडी इन अ पॉपुलेशन फॉर गिवन सैंपल साइज, greater the difference in the variable understudy in a population of given sample size, lesser the difference between sample statistics and true population mean. समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक बास्केटबॉल की पॉपुलेशन है। ठीक है, बास्केटबॉल की एक पॉपुलेशन है। अब इसमें से मुझे सैंपल लेना है, और सैंपल्स मेरे
किस पे डिपेंड करते हैं, जब हम अभी आगे हम जब पढ़ेंगे कि सैंपल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक आइडियल सैंपल साइज कितना होना चाहिए, तो उसमें एक चीज़ है कि आप कितने वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप कोई स्टडी करते हो, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि बास्केटबॉल पे अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक छोटी सी स्टडी है कि ब्लड ग्लूकोज और ब्लड लैक्टेट जो है पूरी बास्केटबॉल मैच में कैसे शफल होता है, कैसे उसका रिजल्ट आता है, ठीक। अगर आपने पूरे बास्केटबॉल मैच में सिर्फ 5 लोगों को स्टडी किया, तो आपको इन 5 लोगों से 2 सैंपल्स निकालने हैं या फिर 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है। एक तो क्या है ब्लड ग्लूकोज और एक क्या है ब्लड लैक्टेट, ठीक है। अब ये सिर्फ 5 सैंपल अगर आपको 2 वेरिएबल्स देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि आपके जो एरर है वो ज्यादा हो, ठीक, क्योंकि आपका सैंपल साइज वैसे ही बहुत छोटा और इस सैंपल साइज से आप 2 वेरिएबल्स निकाल रहे हो, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कंक्लूसिव रिजल्ट ना मिले। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और लैक्टेट का जो है आपस में जो रिलेशन है वो बहुत अपोजिट है। अगर आपका ग्लूकोज बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, मतलब आपका लैक्टेट बढ़ रहा है। अगर आपका ग्लूकोज बहुत मतलब सस्टेन कर रहा है, तो आपका लैक्टेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, दिस इज फिजियोलॉजी थोड़ा सा। तो आप ये थोड़ा सा इसमें रिलेशन है। लेकिन ऐसा हो सकता है 5 सैंपल के बेसिस पे कि ग्लूकोज किसी का बढ़ रहा हो और लैक्टेट भी बढ़ रहा हो, ऐसा हो सकता है, ये एरर है, दिस इज सैम्पलिंग एरर। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके वेरिएबल्स ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इसमें 2 वेरिएबल है, और अगर हम इसमें 10 सैंपल लें या 12 सैंपल लें, तो हमको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट है इसमें? यस सर। ठीक है, तो नो बस इतना आपको याद रखना है कि जब आपके वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड लैक्टेट नहीं होता और ब्लड ग्लूकोज होता, तो आप 5 सैंपल से भी काम चला सकते थे, तब कोई पॉइंट नहीं था। आप 10 सैंपल की जरूरत नहीं है, 5 सैंपल इज फाइन। लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल्स आपके बढ़ते हैं, तो कई स्टडीज ऐसी होती है जिसमें 10 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, 12 वेरिएबल्स भी होते हैं, तो उस केस में आप एक जनरल मान के चलते हो कि एटलीस्ट एक वेरिएबल पे 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, ये कहीं कहीं ना कहीं स्टडी में आए। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज देते हैं। कई बुक्स कहती है कि 30 सैंपल्स होने चाहिए एक वेरिएबल पे आपके, कई बुक्स कहती है 15 सैंपल्स होने चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन कौन सी है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, तो आपकी डिजाइन कैसी है, उन सब पे वो थोड़ी सी एक डीपर बात है। पर आपको इतना याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपकी स्टडी में ज्यादा होंगे, ऐसा भी हो सकता था एक असर्शन या स्टेटमेंट कि अगर आपके वेरिएबल्स ज्यादा है स्टडी में, तो आपके सैंपल साइज भी बढ़ेगा। समझ में आया? मोर दी वेरिएबल्स, मोर विल बी द सैंपल साइज। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। So the greater the difference in variable under study in a population for given sample size, the lesser the difference between the sample statistics and true population mean. स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है सर। अब सही ये है सर। स्टेटमेंट है कंसेप्ट, मैं जो कह रहा था आपको शुरू में, इसमें लग रहा है कंसेप्ट। अगर आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है और आपके कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट मतलब कि आपका एप्लीकेशन पार्ट वीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और आपका एप्लीकेशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला है? द ग्रेटर द डिफरेंस इन द वेरिएबल अंडर स्टडी इन अ पॉपुलेशन फॉर अ गिवन सैंपल साइज, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, सिर्फ द ग्रेटर आपको ध्यान रखना है। द लेसर द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रू पॉपुलेशन मीन। लेसर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रू पॉपुलेशन मीन। अब ये स्टेटमेंट तो सही है। देखो, अगर आपका जो वेरिएबल्स हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है, और पॉपुलेशन या सैंपल साइज भी ज्यादा होगा, तो आपका कहीं ना कहीं जो सैंपल है वो ज्यादा क्लोज होगा पॉपुलेशन मीन के। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है इंटरप्रेट करने में, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझने हैं, तब ये एक डिफरेंस बन पाएगा। जो हम पढ़ रहे हैं और जो लोग मतलब पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बन पाएगा कि आपको ऐसे स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। और सर सेकंड स्टेटमेंट का सर जो पहला पार्ट है सर, डिफरेंस इन द वेरिएबल में डिफरेंस का क्या मतलब है सर? डिफरेंस इन द वेरिएबल। डिफरेंस इन दी वेरिएबल, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ब्लड ग्लूकोज और ब्लड लैक्टेट का एक नेचर है, इनका आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन है। लेकिन कई वेरिएबल्स होंगे जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा उनके बीच में ये नहीं होगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एथलीट को लिया और उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर की, ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मेजर की, और ये पहला वेरिएबल है आपका, और दूसरा वेरिएबल है उसका आईक्यू।
अब मैं नहीं मानता कि किसी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आईक्यू भी ज्यादा होगा, आईक्यू या इन दोनों का कोई भी कोरिलेशन होगा। आई वुड से कि इसमें जीरो कोरिलेशन होगा। तो इनका जो डिफरेंस है ना आपस में, मतलब इनका जो डिफरेंस है आपस में, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई डिफरेंस है वो ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज्यादा है। अगर ऐसा ज्यादा होगा आपका, मतलब अगर आपका जो डिफरेंस है, जो वेरिएबल्स को आप पढ़ रहे हो उसका डिफरेंस ज्यादा होगा, तो आपका सैंपल साइज भी ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा तभी आपका सैंपल साइज पॉपुलेशन मीन के या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के क्लोज होगा। समझ में आया? तो यहाँ जो यस सर। लेसर द डिफरेंस बता रहा है वो यही बता रहा है कि अगर आपके वेरिएबल ज्यादा है तो आपका सैंपल साइज ज्यादा होगा, और अगर आपका सैंपल साइज ज्यादा है तो आपका जो डिफरेंस है, मतलब पॉपुलेशन में और सैंपल में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको जो मैंने, अगर आप टीचमेंट पे जाओगे, आप अपलोडेड एक वो देखोगे तो उसमें है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा इसका मतलब, इसका बैकग्राउंड भी है, पीछे भी आगे भी, आप इसको पढ़ो तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। वो जो जो ड्राफ्ट वगैरह अपलोड हो रहे हैं वहां पे, तो आपको थोड़ा देखना है उसको, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है, मैं मानता हूँ कि अभी एक बार में किसी को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसको एक बार आप जाके देखना, वो ड्राफ्ट में है मेरे पास, अगर वो होता है यहाँ पे, मुझे ढूंढना पड़ेगा वरना मैं आपको दिखाता। वो यही जो अपलोड किया हुआ है ना, इसमें है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। अभी अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये मोस्टली मतलब सबका गलत है, ये वाला है मोस्टली गलत है, ठीक। ठीक, इस पे आते हैं, असर्शन रीजनिंग। assertion is when the population is highly homogeneous there are high chances of each member being selected in a sample। ये तो क्लियर, मतलब काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है। होमोजेनस है तो चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा है या गलत है? सही है सर। सही है, यस सर। ये एकदम सही है। अगर आपका सैंपल होमोजेनस है मतलब आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब कि उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि किसी किसी को भी अगर आप पिक करो, क्योंकि वो होमोजेनस है तो आप उसको बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करोगे, और जब भी आप किसी को पिक करोगे तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपकी स्टडी के अंदर आए। लेकिन वहीं अगर हेट्रोजेनस सैंपल होता तो आप उसको या तो डिवाइड करते स्ट्रेटाज में, लेयर्स में डिवाइड करते, और वहां पे जब प्रोबेबिलिटी होती, जैसे हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 का सैंपल है, 50 में से 40 और 40 मेल है और ये है फीमेल है, ठीक। तो अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेट्रोजेनस सैंपल है। अब आप देखोगे कि अगर आपको यहाँ से सैंपल लेना है तो आप 40 में से 4 लोग लोगे और फीमेल में से 1 लोग लोगे, तो क्या इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हुई सिलेक्ट होने की? नो सर। नो सर। है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो उस हिसाब से अगर आपका सैंपल होमोजेनस होता, मान लो 50 फीमेल कैंडिडेट्स होते, तो उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी होती 1/50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उनकी प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। समझ आया? बड़ा सिंपल। जैसे अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना समझ में आए ना, तो कुछ एग्जांपल लेके आप अपने से कोरिलेट करो। जब आप अपने से कोरिलेट करोगे आपको ज्यादा और कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा और अच्छा होगा, मतलब और आप पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। सेकेंड रीजन देखेंगे, stratified samplings take advantage of the heterogeneity of a population whereas random and systematic sampling generally assumes the population is homogeneous। अब ये बहुत शानदार स्टेटमेंट है, बहुत कंसेप्चुअल टाइप का स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ठीक है, गलत है? सही है, गलत है? ट्रू है सर। सही है सर। देखो हमने पढ़ा है कि ये तीनों ही, पहले तो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये सब रैंडम सैम्पलिंग का हिस्सा है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब किसी को भी आपने उठा लिया, जैसे हमने उस दिन बहुत सारे मेथड्स देखे थे। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि आप पहले एक को अलॉट कर दोगे, फॉर एग्जांपल 2, अब डिफरेंस पता होगा कि इसका अगला चौथा तो फोर्थ, और फिर अगला फोर्थ मतलब 8, फिर 16, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा उनका। दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये जितने भी सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है उसमें पॉपुलेशन को होमोजेनस मान के चला है, मतलब उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं की है। मतलब ऐसे कोई ग्रेडिंग नहीं की है कि ये ए है, ये बी है, सी है, हमें इसमें से 5 चाहिए, 10 चाहिए, ऐसे कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिंपली सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है। आप एग्जाम्पल मतलब आप कोई स्पोर्ट्स टीम बना रहे हो या कोई फुटबॉल टीम बना रहे हो, तो आप इमेजिन करो 10 लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, आपने हर दूसरे बंदे को ले लिया, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपने क्या किया कि उन 50 लोगों को या उन 10 लोगों को आपने डिवाइड किया, भाई राइट विंग कौन है मेरा, लेफ्ट विंग कौन है, ठीक है, फिर डिफेंडर कौन खेलता है, फिर क्या बोलते हैं स्ट्राइकर, स्ट्राइकर कौन खेलता है। तो ये सारी पोजीशन पे डिफाइन किया और उसमें से आपने 2 स्ट्राइकर लिए, एक राइट विंग लिया, एक लेफ्ट विंग लिया, मिडफील्डर।
तो ये सारे आपने समझ में आ रहा है थोड़ा कि जो स्ट्रेटिफाइड यस है वो सर, कैसे काम करती है, और स्ट्रेटिफाइड आपने क्यों अप्लाई की, क्योंकि दैट वाज हेट्रोजेनस, द हेट्रोजीनियस। सैंपल वाज हेट्रोजेनस, ठीक है। तो उस केस में आप हेट्रोजेनस अप्लाई करोगे। ठीक है, अभी हमारे समझ में आ गया कि हमारे दोनों जो है स्टेटमेंट तो ठीक है, सही है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट पॉपुलेशन है? नो सर, सेकंड वाला होगा आंसर। क्यों नहीं है करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो बात ही अलग कर रहा है सर। उसमें सर दोनों मतलब तीनों जो सैम्पलिंग है उनके सर कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं सर। एग्जैक्टली और गुड। सर अगर आप देखो तो अगर इस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होता कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज बेस्ट फॉर हेट्रोजेनस सैंपल्स, और व्हेन रिसर्चर वांट टू डिवाइड और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज डाइवर्स और वेराई, तो उस केस में वो स्टेटमेंट पहला असर्शन होता, और उसके बाद अगर ये लिखा होता ये वाला रीजन, तो उसका रीजन एकदम एग्जैक्ट होता या करेक्ट होता। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की है कि आप या तो इसमें कोई कनेक्शन फाइंड करो, या तो इस जो स्टेटमेंट है इसका एक्चुअल रीजन है क्या वो फाइंड करो। तो इसका एक्चुअल रीजन कुछ और होगा, इसका एक्चुअल रीजन ये तो नहीं है। स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उसके एडवांटेज में एक्चुअल रीजन होता। तो हियर द राइट आंसर इज सेकंड। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, क्लियर है सर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, करेक्ट आपको निकालने, ठीक। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विल इंश्योर दैट नो स्ट्रेटास आर मिस्ड, सही है गलत है? सही है सर। सेम एग्जांपल ले लें, अगर कि स्ट्राइकर चाहिए, विंग चाहिए, राइट विंग लेफ्ट विंग चाहिए, और हमें डिफेंडर चाहिए और गोलकीपर भी चाहिए। तो ये सब आपके एक असेंशियल्स है आपकी टीम बनाने के लिए। अगर आप इसमें से कुछ भी एक मिस कर देते हो तो आपकी टीम कंप्लीट नहीं होने वाली। इसका मतलब जो आपने स्ट्रेटास डिवाइड किए हैं वो आपको मस्ट है कि आपको एटलीस्ट एक स्ट्राइकर, एक गोलकीपर, एक डिफेंडर, दो डिफेंडर, राइट विंग लेफ्ट विंग लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपल को जस्टिफाई कर रहा है कि आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपल किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकता, इसीलिए उसी बेसिस पे स्टेटस को बना रहे हैं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनहैंस स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन, ये सही है गलत है? सही है सर। स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन बढ़ाएगा क्योंकि हमें पता है कि जब हम इन ग्रुप्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, अलग अलग स्टेटस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग, जैसे कि अब मैं कहूं कि जैसे बास्केटबॉल में इस पोजीशन की बात करें, ठीक, तो बास्केटबॉल में जो सेंटर होता है, जब सबसे लंबा प्लेयर होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, ठीक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और होंगे। लेकिन जो पॉइंट गार्ड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होते हैं, शूटिंग गार्ड जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होते हैं। लेकिन अगर आप इनको रैंडमली सिलेक्ट करो तो हो सकता है आपके पास टीम में 4 सेंटर्स आ जाएं और एक शूटिंग गार्ड आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सैम्पलिंग एरर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। इस केस में आपका सैम्पलिंग एरर बहुत ज्यादा होगा, आपके पास एक आइडियल टीम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही स्टेटस डिवाइड करो तो आपके पास एक बहुत आइडियल टीम आएगी जिसका सैम्पलिंग एरर बहुत कम होगा। तो अगर आप जब उसको पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे, दूसरी टीम से कंपेयर करोगे, तो आप पाओगे कि आपकी जो टीम है वो बहुत बैलेंस है। तो दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रिसिजन। रिसर्चर कैन डिवाइड द स्ट्रेटम रिगार्डलेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है गलत है? हाँ गलत है सर। गलत है सर। क्यों गलत है? हाँ क्योंकि स्टेटस सर हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही डिवाइड कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली, अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं डिफरेंट, तो आपका सैंपल्स होमोजेनस है। होमोजेनस है मतलब आपको दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक लगानी चाहिए थी, स्ट्रेटिफाइड का यूज ही नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ऑल्सो कॉल्ड रैंडम कोटा सैम्पलिंग, सही है गलत है? दिस इज सही है ऑल्सो सर। ट्रू, दिस इज फैक्चुअल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रैंडम कोटा सैम्पलिंग क्यों बोल रहे हैं। कोटा सैम्पलिंग इज समथिंग डिफरेंट, कि आपने हर एक, जैसे फीमेल है, मेल है, जैसे हमारा रिजर्वेशन होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब, तो उसमें से कोटा होता है कि हर उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। लेकिन रैंडम कोटा सैम्पलिंग क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेटा, कि आपने एक स्ट्रेटा डिफाइन कर दिया और उसके बाद आप उसमें रैंडमली सैम्पलिंग कर रहे हो, तो दैट इज ट्रू। तो डी भी इसमें करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ए बी डी। ठीक है, सी इसमें नहीं होगा। Which among the following is random method of selecting samples? Random method कौन सी है? कोटा रैंडम है? नहीं नहीं है। सर। इंटरवल को और क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। मुझे पता नहीं बाकी लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अब आपका काम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बोलना है, वरना तो फिर
कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम है या नॉन रैंडम है? रैंडम है सर। ये रैंडम रैंडम है, सर। ठीक है। वॉलेंट्री सैम्पलिंग रैंडम है या नॉन रैंडम है? वॉलंटरी नहीं है सर। ए नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टी इसको स्टेज है। अगेन नॉन देखते हैं, रैंडम। नॉन प्रोबेबिलिटी। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हमने देखी है, वो क्या है? वो है सर, नो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमारा आंसर होगा बी, सी और ई, ठीक है। बी, सी, ई, 4, ठीक। ये है अब आपका थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी है। The researcher locates a bunch of respondent having a series of have a set of similar traits of interest to the researcher. After to the researcher मतलब researcher के लिए, researcher के हिसाब से इनमें similar traits हैं. After collecting the desired data from those respondent, the same respondent asked in locating other samples having the similar characteristics. This is an explanation of which type of sample. मैं एक researcher हूँ, स्नोबॉल। मुझे एक सैंपल चाहिए, तो मैं गया, मैं किसी एक के पास गया, मैंने बोला यार मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बास्केटबॉल वाले प्लेयर्स चाहिए, मुझे नहीं पता बास्केटबॉल वाले प्लेयर्स क्या है, आप मुझे इंडिया प्लेयर, फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा इंडिया प्लेयर एक फ्रेंड था बास्केटबॉल का, मैंने बोला यार मुझे इंडिया प्लेयर्स का डेटा चाहिए, मैंने बोला ठीक है मैं हेल्प करूंगा। मैं उसके पास गया, ये मेरा एक पहला कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने उससे रिस्पॉन्ड किया, मतलब इससे ये मेरा पहला सैंपल हुआ, मैंने इससे डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने बोला यार मुझे और सैंपल्स चाहिए, तो इसने मुझे 3 नाम और दिए कि यार ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, आप इनसे बात करो। तो मैंने इनसे भी डेटा लिया, फिर मैंने इन तीनों से एक एक या दो दो और हेल्प मांगी, तो इन्होंने बोला ठीक है, आप ये मेरे 2 सैंपल है, ये 2 हैं, मेरे 1 या 1 2 है ये भी। तो ये वाली जो सैंपलिंग हुई, जिसमें आप क्या करते हो, एक रिस्पोंडेंट से कॉन्टैक्ट लेते हो दूसरे का, दूसरे रिस्पोंडेंट से लेते हो तीसरे चौथे पांचवे का, या सो ऑन। तो दिस इज नोन एज स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो दिस इज स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। फोर्थ, बी, ठीक है। समझ में आया? स्नोबॉल, स्नोबॉल काफी आता है एग्जाम्स में, एग्जाम में स्नोबॉल सैंपलिंग काफी देखने मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कन्वीनियंस सैंपलिंग? कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? आसानी से सर मिल जाएगा। आसानी से, फॉर एग्जाम्पल सुविधाजनक। कन्वीनियंट, मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है? मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं ऑनलाइन क्लास करूं, मुझे कॉलेज नहीं जाना, ये कन्वीनियंस है। मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है कि मैं अपनी बाइक से ट्रेवल करूं, अपनी कार से ट्रेवल करूं, दैट इज कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंस के रिगार्डिंग आपको देखना है, दैट इज सिंपल, यही कन्वीनियंस है। इसमें रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी लोकेलिटी में डेटा लेना है, तो मेरे जो घर है जहाँ पे मैं मुझे डेटा आसानी से मिल सकता है, जो मुझे ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं गूगल फॉर्म भरने में, मैंने उनको सैंपल भेज दिया, ठीक। मैंने बहुत ज्यादा चिंता नहीं की कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार थोड़ा लॉजिकली इसको लगाना। तो पहला क्या है? मोर कॉमनली यूज्ड इन पायलट टेस्टिंग। सही हो सकता है, गलत हो सकता है? सही हो सकता है सर। सही है, सही है। देखो, पायलट टेस्टिंग हम कब कब करते हैं? पायलट टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिसर्च का, जब आपको किसी चीज को एक्सप्लोर करना हो। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनर बनाया, ठीक है, आपने बनाया, ये ऑलरेडी सेट नहीं है, आपने क्वेश्चनर बनाया। उस केस में जब आपको उस क्वेश्चनर का पता ही नहीं है कि यार ये सही है या गलत है, या फिर लोग इसको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या इसमें कुछ टर्म्स जो टिपिकल तो नहीं है, तो आप क्या करते हो? उसकी एक पायलट स्टडी करते हो। पायलट स्टडी मतलब आप अपने फ्रेंड्स को, लोकल मतलब जो भी लोकेलिटी के लोग होते हैं, उनको 10-12 आप 50 सैंपल दे दिए, 100 सैंपल दे दिए, फिर आप देखते हो कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, उनके फीडबैक्स कैसे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस क्वेश्चनर को। तो दिस इज पायलट टेस्टिंग। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग वहीं पे काम आती है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े, आपको छोटे मोटे कुछ काम करने हो, पायलट टेस्टिंग करनी हो, उस केस में कन्वीनियंस सैंपलिंग काम आती है, ठीक। फर्स्ट वन इज राइट। टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, सही है गलत है? गलत है। गलत है गलत सर। है। जब आप आराम से कर रहे हो तो फिर ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, ठीक। रिड्यूसेस द चांस ऑफ सैम्पलिंग एरर, सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है। जब आप कन्वीनियंस से करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं सैम्पलिंग एरर करने की, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, तो आपको अभी हम लॉजिकली इसको आंसर कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, करेक्ट और नॉट? सही है। सही है सर। सही है, दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सैम्पलिंग। गलत है सर। मैंने अभी आपको बताया था, ये वाली जो सैम्पलिंग थी, स्नो बॉल। है ना, ऐसे कुछ स्नो हो रहा बॉल। था इसमें। तो ये आप देख रहे होगे कि ये एक नेटवर्क जैसा बन रहा है ना। तो स्नोबॉल को ही हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर स्नोबॉल को नेटवर्क बोलते हैं तो इसको नहीं बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी। एंड है नो इसमें सर, ए ए सी डी? एंड डी।
ए एंड डी सर, सी आपने गलती से लगा दिया। रिड्यूसेस, हाँ ये तो गलत हो जाएगा, ए एंड डी फर्स्ट, ठीक है। 8th one, in which of the following one individual will be giving information about more than one individual and those individual in turn will be given information about others। तो ये बहुत अभी सिंपल हो गया है। अब ये एक टर्म बस इसमें आपको याद रखना है, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस, रेफरल और ऐसे टाइप की रिकमेंडेशन, तो ये सब उसको भी बोलते हैं। कौन सी है ये? हाँ सर, एक्सपोनेंशियल स्नोबॉल होगी। Snowball. Snowball एक्सपोनेंशियल sir. स्नोबॉल होगी सर। ठीक है। अब इसमें स्नोबॉल दो है, लीनियर और एक्सपोनेंशियल। इसका आंसर एक्सपोनेंशियल है। अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ठीक है। फिर लीनियर एक्सपोनेंशियल आ गया, टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग, तो ये क्या है इसका आंसर? लीनियर एक्सपोनेंशियल सर नेटवर्क सैम्पलिंग किस टाइप की है? सर वो चेन सैम्पलिंग। चेन। सीक्वेंस में चेन सैम्पलिंग। तो अब अभी इसमें ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, जितनी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। मैं अगर एक्चुअली बोलूं तो बहुत सारे टाइप्स हैं। आप अगर नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको कुछ जो बेसिक टाइप्स मिलेंगे वो अभी हम देखेंगे आगे वाली स्लाइड में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, और एक ये भी हमको क्लियर करना है, वो रिप्लेसमेंट वाला ना, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शंस मिलेंगे नहीं, मतलब नेट वगैरह पे देखोगे आपको दो तीन ही सैम्पलिंग का ज्यादा नाम मिलेगा। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना बहुत सारी होती है, बहुत सारी मतलब कि वो सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, कुछ इसमें बड़े छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, वॉलंटरी सैम्पलिंग है। इसमें कन्वीनियंस में छोटी सी और कुछ चेंज कर दिया, छोटा सा कुछ डिफरेंस उन्होंने ला दिया, ठीक है, तो उसको उन्होंने कुछ और नाम दे दिया। वॉलंटरी में छोटा सा डिफरेंस ला दिया, उसको कुछ और नाम दे दिया। तो बहुत सारे नाम आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। लेकिन इसका एडवांटेज ये है नॉन प्रोबेबिलिटी का कि आप उस नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे सीक्वेंशियल और चेन सैम्पलिंग किसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने देखा कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो दिस यू कैन टर्म एज स्नोबॉल सैम्पलिंग, और स्नोबॉल को और क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल और चेन सैम्पलिंग। समझ में आया? मतलब कोई Yes, जरूरी sir. नहीं है कि आप Yes, sir. सारी टाइप की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ लो कहीं पे एक जगह आपको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4-5 जो कॉमन है वो हम देख लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा नाम से समझ में आना चाहिए। जैसे पर्पसिव क्या बोलता है कि कोई ना कोई पर्पस होगा, स्पेसिफिक कोई पर्पस होगा, उससे पर्पसिव बोला जा रहा है। सिंपल रैंडम हमें पता है। सीक्वेंशियल और चेन मतलब या तो कोई चेन बन रही होगी, है ना, या फिर सीक्वेंस बन रहा होगा, मतलब कि ये है फिर कोई सीक्वेंस है फिर कोई सीक्वेंस है, ऐसे कुछ। और स्ट्रेटिफाइड मतलब हमें पता चल गया कोई स्ट्रेटम्स डिवाइड किए हुए हैं 1 2 3 जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत सारी है, आपको सिर्फ नाम से उसको जब आपको समझ में ना आए तो उसको नाम से देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन, इवन आफ्टर कंट्रोलिंग द स्टैंडर्ड। ये कंसेप्चुअल वाला है, जो दो मैं बता रहा था उसमें से लास्ट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सही लगाया तो ये समझना कि आपके कंसेप्ट ठीक बैठ रहे हैं सैम्पलिंग पे और इस पे। Even after controlling the standard deviation of sample, researcher cannot ensure the sampling error to be controlled। स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है सर, सही है। शायद सही है सर। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता है। Even after controlling the standard deviation of a sample, researcher गलत है cannot सर. ensure the sampling error to be controlled। मैं आपको इसका गलत है सर. मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नॉर्मल डिश, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जो लोग थोड़ा नींद वींद में है उसको थोड़ा उठ जाना, इसको ध्यान से सुनना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है कि इफ रिसर्चर इज एबल टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई सैंपल जो है बहुत होमोजिनस है, जिसका मीन जो है वो 5 है, किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल हाइट मान लेते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट है उसका 5 ग्राम वेट है, ठीक। और वो एक ही कंपनी की चॉकलेट है, सारी सारी जो मान लो 50 सैंपल्स को आपने टेस्ट किया और सबका 5 ग्राम वेट है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 0। क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपके जितने 50 सैंपल थे उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 0 होगा, और मीन क्या होगा? मीन होगा 5 ग्राम्स। क्यों? 5। क्योंकि वो सारे एक ही चीज पे लाई कर रहे हैं, और दिस इज मतलब ये ऐसा कुछ डायग्राम आएगा।
लेकिन इन केस आप, या मैं ऐसा कहूं कि ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, क्योंकि उनमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक। लेकिन इन केस उनमें छोटा छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन है, 0.1 ग्राम का, 0.2 ग्राम का, या ऐसे छोटा मोटा स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कि वो मीन से, मीन जो आपका स्टैंडर्ड है 5 ग्राम, जो कंपनी कहती है 5 ग्राम, उससे वो थोड़े डिफर कर रहे हैं। मतलब ये 5.1 है, कोई है 4.9, कोई है 4.8, कोई है 5.2, 5.2 और कोई है 5.6, तो थोड़ा डिफरेंस है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इसकी, ये जो हमने नीचे देखा भी है, क्या है इसकी, डेविएशन है सर। वेरिएबिलिटी है, डेविएशन आ रहा है। डेविएशन है, ठीक है, ये इसकी वेरिएबिलिटी है। अब इसमें क्या कहा है कि इवन आफ्टर कंट्रोलिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, रिसर्चर कैन नॉट इंश्योर द सैंपलिंग एरर टू बी कंट्रोल्ड। अगर मैं ये कहूं कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंट्रोल कर लिया, और मैं कहूं कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को 4.9 से लेके 5.1 तक कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ इसका, सर एरर कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब कि मेरे पास जितने भी सैंपल्स थे, या तो वो 4.9 थे, या तो 5 थे, या तो 5.1 थे। इसका मतलब मेरा जो सैंपल था वो एक हद तक होमोजेनस सैंपल था, और इसका मतलब मेरा सैंपलिंग एरर जो था वो सिर्फ इतना सा है। अच्छा देखो सैंपलिंग एरर होता क्या है, एक बार ये स्लाइड में देखना। सैंपलिंग एरर क्या होता है, अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो दिस इज पॉपुलेशन। अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये पॉपुलेशन का ग्राफ है, ठीक, ये पॉपुलेशन का ग्राफ है, और इसमें बीच में जो है ये इसका मीन है। मतलब पॉपुलेशन का मीन कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा ये है पॉपुलेशन का मीन, ठीक। लेकिन अब आपने उस पॉपुलेशन का मीन तो आपको पता है कि इतना होना चाहिए, लेकिन अब आपने लिया उसका सैंपल। अब सैंपल का जो मीन आप देखते हो तो वह पॉपुलेशन के मीन नहीं आता, मतलब उसके उसके ऊपर नहीं आता। आइडियल पॉपुलेशन मीन, आइडियल अगर आप पॉपुलेशन ये ली और सैंपल लिया, तो अगर ऐसा कुछ आपका आ जा रहा है सैंपल, इसका मतलब क्या हुआ, सर एरर के चांसेस ज्यादा हैं। एरर के चांसेस ज्यादा सर है। सर या तो पूरी पॉपुलेशन है सर सैंपल, या तो तभी पूरी ऐसा। पॉपुलेशन है, या फिर जो सैंपल है ना वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। मतलब सैंपल का अगर ओके मीन 5 है और पॉपुलेशन का भी मीन 5 आ गया, तो ये जो दोनों ग्राफ ओवरलैप हो जाएंगे ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ना, क्योंकि दोनों ही का मीन सर। 5 आ रहा है, तो आप कहोगे हाँ। सर इसमें ये कह सकते हैं कि सर मतलब इतना ट्रूली तो सर कुछ हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा बायसनेस है कि जानबूझ के सर डेटा को इधर उधर किया गया है सर, अगर ऐसा ग्राफ आता है किसी ये रिसर्च में। दूसरी बात है, हम अभी सब कंसेप्ट समझने के लिए अपन बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन से 5, अगर 5 इसके पॉपुलेशन मीन था और 5 हमारा सैंपल मीन आया, तो इसका मतलब क्या है कि सैंपल एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का। वो बात ठीक है कि एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं इसको, वो एरर मतलब बाद में है, अभी हम सैंपल और पॉपुलेशन एरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपका जब सैंपल आया तो ये एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, इसका भी मीन 5 था और इसका भी मीन 5 है। लेकिन जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये वाला डिफरेंस बढ़ेगा, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बन रहा है, ये वाला जो डिफरेंस अगर आपका बढ़ेगा, ये वाला, तो इसका मतलब आपका जो सैंपलिंग एरर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो आपका सैंपल का ग्राफ कहाँ बनेगा, ये वाला। तो अगर आप क्लेम कर रहे थे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कैलोरी इनटेक था इंडिविजुअल का, कैलोरी इनटेक है, मान लो एलएनआईपी में एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैलोरी इनटेक है वो 2000 नहीं 4000 लेते हैं एक दिन का, 4000 किलो कैलोरीज है, 4000 कैलोरीज है एक दिन का। तो ये पॉपुलेशन थी कि भाई कोई रिसर्च हुई होगी, उसने कहा कि 4000 है, लेकिन आपने जो सैंपल लिया उसका था 4500। तो आपका जो एरर आया है, आपका जो एरर आया है वो इतना है, मतलब 500 का उसमें एरर है। दिस इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। समझ आया, यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये आपका सैम्पलिंग एरर है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर ये सैम्पलिंग एरर क्यों है हमारी, मतलब ये भी तो ट्रू हो सकता है ये गलत हो, ये ट्रू हो। तो ये जब तब ट्रू होगा जब आप इसको प्रूफ कर दोगे। आप उसको मीन लिया, आपने उसका कैलकुलेशन किया, टी टेस्ट लगाया, जेड टेस्ट लगाया, जो भी लगाया, उसके बाद आपने प्रूफ कर दिया तो ये सही होगा। लेकिन अभी ये सैम्पलिंग एरर है, ठीक है, तो आपको उस पॉइंट से इसको देखना है। तो ये जो बीच का एरिया दिख रहा है दिस इज सैम्पलिंग एरर। ये समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आया। यस सर। अभी ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए सर। वो इसका मतलब अगर आपने फॉल्स होना सैम्पलिंग चाहिए। एरर को
कंट्रोल कर लिया या फिर आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को कंट्रोल कर लिया, तो आपका सैंपलिंग एरर वैसे ही कंट्रोल हो जाना है। ठीक है, सही है ना? यस सर, कैन नॉट दैट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। फॉल्स। इवन आफ्टर द सैंपल रिसर्चर कैन नॉट इंश्योर सही द होगा सैंपलिंग। हाँ, सर। ये तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ये। मतलब इंश्योर कर सकता है ना वो, अगर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंट्रोल कर लिया ठीक है, मतलब सॉरी, उसको अभी कैन फ्री नॉट है, वो लिखा सैंपलिंग सर। एरर कम ही आना है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें, आ गया सर। नो सर। है ना? फिर रीजन क्या है? एज द साइज ऑफ द रैंडम सैंपल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर ट्रंकेट्स। ट्रंकेट का मतलब कोई बताओ मुझे? सर कम होना सर। रिड्यूस होना सर। शॉर्टन। ठीक है, काटना या कम होना। ठीक है, तो एज द साइज ऑफ द रैंडम सैंपल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर ट्रंकेट्स। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना हमने देखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही ट्रू है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? है। फोर्थ, ए इज फॉल्स, आर इज इज ट्रू। फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। ठीक था ये क्वेश्चन, सर पेपर एक ठीक बार था? सर सेकंड वाला, यस सर हाँ सर बताओ। एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन बता दो सर, इसमें जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल दे रखे थे सर, जो आपने सर ब्लड ग्लूकोज और लैक्टेट के एग्जांपल से बताया था। ये वाला, यस सर। सर फर्स्ट the स्टेटमेंट तो सर greater ट्रू the होना चाहिए ना? difference in the variable under study in a population for given sample size, the lesser the difference between the sample statistics and the true population mean. अगर आपकी वेरिएबल्स जो आप स्टडी कर रहे हो, देखो मैं इसलिए आपको बोल रहा था वो उसको पढ़ो क्योंकि उसमें कुछ 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि आप किसी भी एक चीज को स्टडी कर रहे हो। ठीक, कोई एग्जांपल याद दिलाओ मुझे। सर दो जैसे क्रिकेट जिसमें की 2 कोरिलेशन मैकेनिज्म ना हो। लेते हैं, एक, हाँ हाँ सर, वही 2 वेरिएबल जिसमें कोरिलेशन ना हो। ठीक है, हाँ, तो मान लो आपने एक हाइट ले लिया और एक आपने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, EQ ले लिया, IQ ले लिया, ऐसे कुछ परसेप्चुअल एबिलिटी ले ली, मान लेते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी ले लेते हैं। तो अब इन दोनों में कोई खासा कोरिलेशन नहीं है। अगर इन दोनों में आपका कोई खासा कोरिलेशन नहीं है ना, इसका मतलब आपके जो डेटा है, मतलब कुछ प्लेयर्स होंगे जिनकी हाइट ज्यादा होगी, अब उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ प्लेयर्स होंगे जिनकी हाइट तो कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन परसेप्चुअल एबिलिटी डिफरेंट होगी। तो इन दोनों का जो कोरिलेशन है ना, वो बिल्कुल जीरो है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो, और ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, अगर ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल्स अगर आपके स्टडी में आ गए, तो इसका मतलब आपका जो सैंपल साइज है ना, वो बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना पड़ेगा, और इसी वजह से आपका जो ये है, द लेसर द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड द ट्रू पॉपुलेशन मीन। अगर आपका सैंपल साइज बड़ा होगा तो आपका जो डिफरेंस होगा सैंपल मीन और यही वाला जो अभी अब डायग्राम देखा हमने, पॉपुलेशन मीन और इसका जो है उसका डिफरेंस कम होगा। आपका पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो आपका डिफरेंस कम होगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा मुझे पता है क्यों, क्योंकि आपको एक बार उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तब आपको चीज़ और क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है सर। आप उसको एक बार देखो, फिर हम स्टेटमेंट को स्टैंड बाय पे रखते हैं, इसको कल दोबारा एक बार देखेंगे। वो स्टेटमेंट मैं इसमें ढूंढ के रखूंगा, फिर मैं आपको और बताऊंगा एक बार। ठीक, कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे ये स्टेटमेंट है ना, तो आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता। कई बार ऐसे होता है, नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बैकग्राउंड नहीं पता होता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता। पर बैकग्राउंड समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने अभी जल्दी से देखना है टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मतलब आई होप कि ये क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो ये ठीक ठाक, मतलब आपको थोड़ा ट्रिगर कर रहे हो आपके दिमाग में, कंसेप्चुअल एबिलिटी को बिल्ड करने बहुत में अच्छा हेल्प कर रहे क्वेश्चन हो, था सर। है ना? थोड़ा आपको हेल्प कर रहे हो, इतना मैं मानता हूँ ये सारे क्वेश्चन। चलो, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमने देख ली थी। ठीक, उसमें एक छोटा सा डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये वाला था, है ना? विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत लोगों को इसमें डाउट था। तो देखो, विथ रिप्लेसमेंट का ऐसा किस्सा है ना, कि विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि क्योंकि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी इंश्योर करनी होती है। फॉर एग्जांपल 10 सैंपल है, और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे, अगर रिप्लेसमेंट नहीं करोगे, तो हर बार वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है,
और ये एक कहीं ना कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थोड़ा सा अगेंस्ट है, क्योंकि हर एक की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब जो 10वां इंडिविजुअल था उसकी 1 आउट ऑफ 10 थी, लेकिन जो सेकंड इंडिविजुअल होगा उसकी 1 आउट ऑफ 2 होगी। तो ये कहीं ना कहीं इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं दे रही है उसको। इसलिए आप क्या करते हो, तो एक तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन एक है विथ रिप्लेसमेंट। इसलिए आप क्या करते हो, उसमें चेंज करते हो, और मतलब हर जब भी आप किसी सैंपल को उठा लेते हो तो उसको वापस से रखते हो। अब इसमें 2 ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें 2 ऑप्शंस कैसे हैं। अगर आपके पास 100 लोग थे और 100 लोग में से आपको 10 लोगों का सैंपल लेना है, आपने पहला लिया, ठीक। अब पहला लिया तो आपके पास 99 बच गए। अब 99 को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, कोई जरूरी नहीं कि आपने जो पहला उठाया उसको आप वापस रखोगे, ऐसा नहीं। आप अगर कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से भी किसी और को यहाँ पे लाके 99 + 1 कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? सर एक सर जब ज्यादा सैंपल होता है तो इसमें कौन सा चुनते हैं सर, सैंपल साइज बड़ा हो तो? सैंपल साइज बड़ा हो तो आप ये विथ रिप्लेसमेंट करते हो, सैंपल साइज छोटा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट करते हो। सॉरी, हाँ मैं उल्टा बोला। सैंपल साइज अगर छोटा हो तो विद रिप्लेसमेंट करते हैं, अगर सैंपल साइज बड़ा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट करते हो, क्योंकि आपकी चिंता नहीं होती ना उतनी। विदाउट रिप्लेसमेंट करते जाओ, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, 1000 है, तो अभी आपको उसकी उतनी चिंता नहीं है। 1000 में एक यस सर। निकालना है, प्रोबेबिलिटी 1/1000 रहे, 1/99 रहे, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अच्छा एक चीज तो ये है कि आपने किसी क्राउड से लाके या पॉपुलेशन से लाके इसको खड़ा कर दिया, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आपने पहला सैंपल निकाला था, इस 100 में से जो 1 सैंपल निकाला था, उसको आपने वापस से यहाँ पे मतलब क्या वो इंटीग्रेट कर दिया, वापस से आपने डाल दिया। और अगर वही दोबारा आपका सिलेक्ट हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल दूसरी बार सैंपलिंग हुई और यही दोबारा सिलेक्ट होता है, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और दोबारा सैंपलिंग करोगे। ठीक है। फिर तो दिस डालेंगे इज, सर अंदर से, हाँ, रिजेक्ट करने के बाद फिर से अंदर डाला वापस से, जाएगा? हाँ, वापस से अंदर जाएगा ये। क्यों, एक बार तो सिलेक्ट हो चुका, लेकिन क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी इक्वल करना है इसलिए वापस से अंदर जाएगा। और उसके बाद अगर ये दोबारा सिलेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, और अगर 100th इंडिविजुअल दोबारा सिलेक्ट होता है, तो आप उसको वापस से डाल दोगे, उसको कोई सिलेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि उसका एक बार हो चुका। आप उसको दोबारा से डाल दोगे और फिर दोबारा से आप उसका किसी का सिलेक्शन करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो सर उसमें तो सर फायदा सर हम्म। विदाउट रिप्लेसमेंट में है ना सर? नहीं तो सर क्या पता बार फायदा बार आते विदाउट रहे सेम। रिप्लेसमेंट में, लेकिन कुछ ना कुछ डिलिमिटेशन है ना आपके पास। अगर बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं है, फिर आप क्या करोगे? ओके सर। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। ये हालांकि उतना काम का नहीं है, वो रैंडम सैंपलिंग में विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, लेकिन कुछ केस हैं, कुछ ऐसे एक आधे तो आ जाते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब अपन बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी, जब हम बात कर रहे थे 10 लोग हैं, आपको पता है भाई 10 लोग हैं इस क्लास में, 50 लोग हैं इस क्लास में, इस एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बोला मैं हर बार एक ही इंडिविजुअल का नाम ले रहा हूँ, या मैंने कह दिया कि यार मैं जो एस से नाम शुरू हो रहा है उसका है, तो वहां पे हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। मतलब हर उसको पता नहीं है कि यार मेरा तो नाम एस से शुरू ही नहीं होता, फिर मेरी तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई सिलेक्ट होने की। ठीक है, तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी का किस्सा। ये ठीक है ना? ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी नोन होनी चाहिए। ठीक। कुछ 4-5 टाइप की सैंपलिंग है, बाकी सब नाम पे डिपेंड करती है। कन्वीनियंस सैंपलिंग है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग है, पर्पसिव सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। अब ये जैसे जैसे नाम है बिल्कुल वैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि देखते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या हुई। कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जो रिसर्चर के कन्वीनियंट पे होती है। जैसे कि ये रिसर्चर यहाँ पे खड़ा है और इससे जितने नियरेस्ट लोग हैं, हो सकता था कि यहाँ पे भी जाके सैंपल ले ले, लेकिन क्योंकि इसके नियरेस्ट कम लोग जो है खड़ा हुआ है, या फिर इसका टाइम कम लगना चाहिए, एफर्ट कम लगना चाहिए, और ये सब होता है हमारी पायलट टेस्टिंग में, जहाँ पे जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है हमको, और सैंपलिंग साइज भी कम होता है, और हमें सिर्फ टेस्ट करना होता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है या फिर कोई भी चीज कैसी है। तो उसने क्या किया, अपने क्लोजेस्ट ग्रुप को एसोसिएट करके एक स्टडी कर ली, अपने बैचमेट्स को ले लिया, अपने कॉलेज वालों को ले लिया। तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, इजियर टू रिक्रूट फॉर द स्टडी और चांसेस ऑफ हाई सैंपलिंग एरर, इसमें जो सैंपलिंग एरर होंगे वो हाई होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक डिपार्टमेंट का हूँ, ठीक, मैं फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, ठीक। अब मैं जिन लोगों को सिलेक्ट करूंगा वो सारे भी तो, अगर क्योंकि कन्वीनियंस की बात हो रही है, तो सारे फिजिकल एजुकेशन के होंगे। बहुत कम चांसेस है कि एक दूसरे डिपार्टमेंट का हो, बाकी सारे जो है एक ही डिपार्टमेंट के होंगे। तो उस केस में सैंपलिंग एरर बहुत हाई होगा। ये बात समझ में आ रही है?
फॉर एग्जाम्पल Yes, ये sir. चार जो हैं ये फिजिकल एजुकेशन के ही हैं, और ये एक जो है ये आईटी का है, और मैं क्या कह रहा हूँ मेंटल स्ट्रेंथ मेंटल हेल्थ पे मेरा क्वेश्चनर है। अब जाहिर सी बात है फिजिकल एजुकेशन वालों की मेंटल हेल्थ अब मान के चलते हैं कि ज्यादा ठीक होगी, ठीक है, खेलते वेलते हैं, ग्राउंड पे होते हैं, बहुत सारी चीजें पता होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में पता होता है, तो इनकी जो है मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होगी। लेकिन इस बंदे की मेंटल हेल्थ थोड़ी सी कम होगी, तो इस केस में क्या हुआ, आपका एक जो है एरर क्रिएट हुआ, सैम्पलिंग एरर क्रिएट हुआ, ठीक। तो ये आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग का डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग में। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है कि जब भी कोई स्टडी का स्पेसिफिक पर्पस होता है, जब भी किसी स्टडी का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या फिर एक ही कैरेक्टर चाहिए होता है, एक इंडिविजुअल को, एक जो रिसर्चर है उसे एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है एकदम, तो उसको बोला जाता है डेलिब्रेट सैम्पलिंग। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सर इंटेंशनली। जानबूझ के। इंटेंशनली या जानबूझ के किया जाना। तो जब ये रिसर्चर को पता है कि ये इंडिविजुअल अच्छा है, इसका आईक्यू ज्यादा होगा, ये स्टडीज में अच्छा है, इसके अचीवमेंट अच्छे हैं, तो क्या करेगा, पर्पसिवली इनको ही वो अपनी स्टडी में लेगा, ठीक, किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज पर्पसिव सैम्पलिंग, समझ आया? इसको ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल क्योंकि जो भी आपका सैंपल होता है वो किसी ना किसी जजमेंट के थ्रू अंदर आता है, मतलब रिसर्चर उसके लिए एक जजमेंट बनाता है अपने दिमाग में, जिसके हिसाब से वो उसको इन या आउट करता है। तो दिस इज नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें रिसर्चर को जो है उसकी टारगेट पॉपुलेशन का पता होता है, ठीक, और उसकी पॉपुलेशन भी कम होती है, तभी ये पर्पसिव किया जा सकता है। क्योंकि देखो अगर ये 5000 सैंपल हो तो रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एक को टेस्ट करके निकालना, एक एक को टेस्ट करके देखना कि भाई ये पर्पसफुल है कि नहीं है, मेरे पर्पस को फुलफिल करेगा कि नहीं। लेकिन जब छोटा सैंपल साइज हो तब ये सब एप्लीकेबल है। फिर है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग हमने ऑलमोस्ट देख लिया, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो होता है लीनियर, ठीक। लीनियर में क्या होता है कि मैं किसी इंडिविजुअल के पास गया, ठीक, फिर उससे मैंने एक कांटेक्ट और मांगा, फिर मैंने उससे एक और कांटेक्ट मांगा, एक और कांटेक्ट मांगा, दिस इज लीनियर, ये एक लीनियर साइकिल है, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब कि वो ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल जैसे बोलते हैं ना मार्केट इज गोइंग एक्सपोनेंशियली वेल, तो एक्सपोनेंशियल मतलब कि बायफोल्ड ट्राइफोल्ड ऐसे। तो एक इंडिविजुअल है, उसने एक इंडिविजुअल से या दो इंडिविजुअल से पूछा और इसने फिर 3 लोगों के कांटेक्ट दिए, इसने 2 लोगों के कांटेक्ट दिए, तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्लियर है एक्सपोनेंशियल? यस Yes, सर। sir. रिपीट करना। यस सर। Yes, sir. रिपीट करना सर एक बार। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एक इंडिविजुअल जब एक से पूछ रहा है और वो एक, दो या तीन या दो से ज्यादा के बारे में जानकारी दे रहा है तो उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे लीनियर का ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक। लीनियर और एक्सपोनेंशियल वो सिंपल टर्म्स में ही है, वो कुछ अलग नहीं है। फिर आते हैं कोटा सैंपलिंग में। तो कोटा सैंपलिंग भी बड़ी इजी सी सैंपलिंग है कि वही आप कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिसाइड कर देते हो, जैसे यहाँ पे मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस को अलग अलग डिसाइड कर दिया, मेल फीमेल चिल्ड्रन को अलग अलग डिफाइन कर दिया, और फिर इसका एक कोटा डिसाइड कर दिया कि एडल्ट मेल्स को हम 5% लेंगे, फीमेल्स को हम 5% लेंगे और चिल्ड्रन को हम 10% लेंगे। तो दिस इज कोटा। अब इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है कि आपने जब इसको कोटा डिफाइन कर दिया तो आपको उसी कोटा से उतने परसेंट पॉपुलेशन लेना ही पड़ेगा एक आइडियल सैंपल साइज के लिए। तो ये कोटा है, बस कोटा मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि उसका कोई सर्टेन कोटा है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड की जैसे होती है, बस ये रैंडम होती है, वो वाली रैंडम होती है स्ट्रेटिफाइड, और ये नॉन रैंडम होती है। सर है ये स्टेटा की तरह ही ना सर? है तो स्ट्रेटा की तरह। फिर सैम्पलिंग हम एरर हमने कंप्लीट कर लिया। सैम्पलिंग एरर में किसी को ये एक बार छोटी सी थ्योरी पढ़ लो सर आप, एक बार दोबारा बता दो सर ये वाला, सर सैम्पलिंग एरर वाला सर, एक ग्राफ। ये आप एक बार थ्योरी भी पढ़ना। जैसे कि क्या है, सैम्पलिंग एरर स्टैटिस्टिकल एरर दैट ऑकर्स व्हेन एन एनालिस्ट डज नॉट सिलेक्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। जब आपके सैंपल में छोटा मोटा कोई एरर हो जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करता हो, आपके पास पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन हो लेकिन आपकी जो सैंपल की इन्फॉर्मेशन हो वो उससे थोड़ी सी अलग जा रही हो, डिफरेंस आ रहा हो, जितना डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। Even randomized sample will have some degree of sampling error because a sample is only an approximation of the population. For example, बहुत कोई पॉपुलेशन है, आपके पास कोई पॉपुलेशन है, मैंने बोला एलएनआईपी की जो बीएमआई है, बीएमआई सिंपल ले लेते हैं
एक फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है LNIP, उसमें BMI का जो स्टेटस है वो क्या है। तो पॉपुलेशन कह रही है भाई, एक बार किसी जमाने में हुआ होगा कि पॉपुलेशन ने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ BMI है वो अप्रोक्सीमेटली है 18 मान लेते हैं, ठीक है, एक 18 फिगर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 18 है, BMI 18 है, ठीक, 18 है, 20 है, कुछ भी है। अब आपने जब सैंपल सिलेक्ट किया तो आपका जो BMI आया वो आया 21 या 20। तो अब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 BMI का इसमें डिफरेंस है, 3 जो एलिमेंट्स का इसमें डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो दिस विल बी नोन एज सैम्पलिंग एरर, ठीक है, जो 3 यूनिट है वो आपका सैम्पलिंग एरर होगा। तो अगर आप पॉपुलेशन वाला डायग्राम बनाओगे तो आपका मीन यहाँ पे आएगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मीन यहाँ पे आया, लेकिन सैंपल का जो मीन आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो है वो है सैम्पलिंग एरर, ठीक है। सर वो वाला क्या ये बता रहे वाला सर, दोनों ग्राफ सर इक्वली हो जाते हैं, तो उसमें सर 0 चांसेस है फिर एरर। मैंने जैसे अभी इस स्टेटमेंट में है ना, इवन रेंडमाइजेशन सैंपल विल हैव सम डिग्री ऑफ सैम्पलिंग एरर, कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर होगा। लेकिन ये है कि अगर आपने बहुत अच्छा आइडियल सैंपल सिलेक्ट किया है, ये आपकी पॉपुलेशन है, ये आपकी पॉपुलेशन है, और आपने एकदम आइडियल सैंपल सिलेक्ट किया है, तो आपका जो वो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब कि ये और ये। तो आपका छोटा सा सैंपल है, हो सकता है 0.5 का हो, 0.25 का हो, 0.1 का हो, 1 का हो, तो ये आपका सैंपलिंग एरर छोटा सा हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो एकदम एग्जैक्ट ही हो सैंपल का, रिसर्चर ने कुछ जुगाड़ करके या बहुत अच्छा सैंपल फ्रेम बना के कुछ किया हो जिसमें एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, बहुत छोटा सा डिफरेंस हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर, बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब आपको सिर्फ समझना है, इसको एक बार देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी अगर आपको देख मिलती है तो आप उसको आंसर कर सकते हो। 2 टाइप के एरर होते हैं, एक तो रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है। रैंडम एरर वो टाइप का एरर होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रैंडम एरर का एग्जाम्पल लें तो जिस दिन आप स्टडी कर रहे थे या जिस दिन आपने डेटा लेने की सोची, उस दिन आपका वेदर खराब हो गया, टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड हो गया, या फिर कोई छोटे ऐसे चेंजेस हुए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दैट इज रैंडम एरर। समझ में आया? Random error cause one measurement to differ slightly from the next. It comes from unpredictable changes during an experiment. So this is random error. ठीक है? रैंडम एरर बिल्कुल वैसा ही है कि आप वो उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो रैंडमली कहीं से भी अराइज हो सकता है, किसी भी फैक्टर से अराइज हो सकता है, तो दैट इज रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, अब इंस्ट्रूमेंट का एक नेचर है कि वो 15 यूनिट मतलब 15 बार टेस्ट करने, 15 सब्जेक्ट पर टेस्ट करने के बाद वो गर्म होने लगा, या वो गर्म होता ही है, आपको पता है कि वो गर्म होना है, ठीक है, और वो गर्म होगा तो आपको पता है कि यार वो उसकी रीडिंग्स जो है 0.5 बढ़ जाती है, या फिर उसके बाद फिर 0.5 बढ़ जाती है, 15 मिनट में 0.5 बढ़ जाती है। या फिर ऐसा कह सकता हूं मैं कि आपने एक इंडिविजुअल का प्री टेस्ट लिया या फिर एक बार टेस्ट लिया, जैसे होता है ना कई बार जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं, 4 अटेम्प्ट होते हैं, तो 3 अटेम्प्ट अगर है तो पहला अटेम्प्ट जो होगा इंडिविजुअल का बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर पहले अटेम्प्ट में उसको फटीग हो सकता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट जाएगा तो उसको फटीग उसका रिफ्लेक्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस पे, और थर्ड अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट का फटीग रिफ्लेक्ट करेगा, तो थर्ड अटेम्प्ट आते आते उसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी हो सकता है कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए या ज्यादा हो जाए। ज्यादा कैसे हो सकती है कि उसको नॉलेज हो गया अभी 2 अटेम्प्ट देके कि भाई मेडिसिन बॉल को कैसे थ्रो करना है, या फिर स्प्रिंट को कैसे स्टार्ट करना है, या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की टेक्निक क्या है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो गई या रिड्यूस हो गई, तो दिस इज सिस्टमेटिक एरर। समझ आया? तो इट इज प्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। रैंडम एरर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से टर्म है, आपको सिर्फ याद रखना है, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। अब फिर इनके कारण क्या होते हैं, मतलब किन किन कारणों से हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर हो, फॉर एग्जांपल आपका जो पॉपुलेशन ही है वो ठीक ठाक से सर्वे ना किया हो, या फिर उसके ठीक ठाक प्रिसीजन ना हो, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ही बहुत ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइन ना हो, ठीक है। जो पॉपुलेशन है आपकी वही बहुत ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइन ना हो। जैसे कि हम कहें कि भाई इंडिया में कितने लोग हैं फिजिकल एजुकेशन जो परस्यू कर रहे हैं अभी, तो हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग 3 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल की करते हैं, 5 साल की करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है पॉपुलेशन डिफाइन ना हो, तो इस केस में आएगा पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। सैंपल फ्रेम एरर, जब हम कोई सैम्पलिंग जो टेक्निक है वो बहुत अच्छे से ना लगाएं या उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, दैट इज नोन एज सैंपल फ्रेम एरर।
ये सिर्फ नाम है, आपको सिर्फ याद रखने की, आपको कहीं फैक्टर्स मिल जाएंगे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सैम्पलिंग एरर, तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन पे भी करता है, सैम्पलिंग फ्रेम में अगर कोई गड़बड़ हुई तो भी करता है, और सैंपल सिलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ हो, मतलब आप जैसे सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन एरर ऑकर व्हेन रिस्पोंडेंट सेल्फ सिलेक्ट देमसेल्फ टू पार्टिसिपेट इन दी स्टडी। और इसके चांसेस किस में हो सकते हैं, रैंडम में या नॉन रैंडम में? नॉन रैंडम में से। नॉन रैंडम में, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर अगर आप कंपेयर करो तो किस में ज्यादा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? नॉन प्रोबेबिलिटी में सर। प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में सर। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक। इसलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्वालिटेटिव स्टडीज में ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर रहे हैं रिसर्च में, तो अगर आप देखोगे क्वालिटेटिव स्टडीज जब होती हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडीज जो होती हैं उसमें मोस्टली चांसेस होगा आपको कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मिलेगी। मतलब रिसर्चर या तो पर्पसिव सैम्पलिंग करेगा, या स्नोबॉल सैम्पलिंग करेगा, या वॉलंटरी सैम्पलिंग करेगा, तो ये सब इसका हिस्सा है क्वालिटेटिव का। अगर क्वांटिटेटिव स्टडी आप देखोगे, क्वांटिटेटिव मतलब आपको कुछ प्रूफ करना है, किसी चीज का एविडेंस देना है, तो उस केस में आपको रैंडम सैम्पलिंग ज्यादा देखने मिलेगी। रैंडम सैम्पलिंग से क्या होगा कि आपके डेटा की जो वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो रिसर्च है, जो उसकी क्वांटिटी आएगी, जो एविडेंस आएगा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? यस। तो यहाँ Yes, भी sir. हमारा ये सैम्पलिंग वाला जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, बस आपको नाम याद रखना है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, और आपको कंसेप्ट को कोरिलेट करते हुए आना चाहिए। कोरिलेट करते हुए आना चाहिए कि ये कंसेप्ट, जैसे अभी हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से रिलेट किया, वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं सैंपल डिज़ाइन पे। तो हम क्वालिटेटिव सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसी होती है, क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग डिज़ाइन कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब कल से, ठीक है। ओके सर। एक छोटी सी मेरे को, मतलब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी कई लोग जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत अटेंड करो, तो हम उनका ना वो इनरोलमेंट डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कुछ लोगों का डिसकंटिन्यू किया तो उन्होंने मेरे को दोबारा किया कि सर ऐसे मत करो, हम करेंगे कंटिन्यू अभी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आप पर आपको हम इधर से डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि ऐसे होता है कि फ्री की जब चीज़ होती है तो थोड़ा उसको लोग ग्रांटेड में लेते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो जेन्युइनली पढ़ें, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में। तो अगर उसको ग्रांटेड में लेंगे तो फिर हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, ठीक। बाकी ठीक है, फिर हम सर कल मिलते हैं सैम्पलिंग। हाँ बताओ। सर एक बार वॉलंटरी सैम्पलिंग बता दीजिए। वॉलेंट्री सैम्पलिंग हमने डिस्कस नहीं की अभी। शायद नहीं की सर। अच्छा, वॉलेंट्री सैम्पलिंग, वॉलेंट्री कुछ नहीं है, नाम से बस। वॉलेंट्री क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने आप में से पूछा कि आप में से कितने लोग मुझे फीडबैक देना चाहेंगे, ठीक। तो आप में से कुछ 10-15 लोगों ने बोला सर हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चनर दूंगा, आप मुझे फीडबैक दो, ठीक। तो ये क्या हुआ कि आपने खुद वॉलंटियर किया कि हाँ सर मुझे इस रिसर्च में पार्ट लेना है या इस फीडबैक में पार्ट लेना है, तो दिस इज वॉलंटरी सैम्पलिंग। मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि सबको देना है, मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक जेस्चर दे सकता हूँ कि हाँ भाई मेरी हेल्प करो, या ऐसे वॉलंटियर बनो। जैसे ये कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा कि जिम में, पार्क्स में बहुत सारे लोग आते हैं कि सर ये क्वेश्चनर भर दो, या फिर ऐसे कर दो, या फिर अपनी हाइट बता दो, हमें ये करना है। तो ये सब हो गया वॉलंटरी सैम्पलिंग। अगर कोई करना चाहे करे, ना करना चाहे कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन और था सर। सर जैसे आपने अभी बोला सर कि जिसमें वो क्वांटिटेटिव जो भी रिसर्च होगी सर, उसमें हम वो लेंगे सर, नॉन Random प्रोबेबिलिटी लेंगे सर, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेंगे सर। probability। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे मानो सर मुझे रिसर्च करनी है कि एक ट्रेनिंग टाइप की ट्रेनिंग बनाई मैंने कि इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है एथलीट्स की। हम्म, हम्म। और सर मैं चाहता हूँ कि सर ये इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं उन्हीं पे करूँ। तो एक तरीके से सर ये पर्पज सैम्पलिंग नहीं होगी सर कि मैं इंटरनेशनल एथलीट्स पे ही करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं। फिर आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, फिर आपकी पॉपुलेशन सारे प्लेयर्स थोड़ी होंगे। आपने डिलिमिट किया कि आपका इंटरनेशनल प्लेयर है पॉपुलेशन। अब उन इंटरनेशनल प्लेयर से आप रैंडमली पिक करोगे। अब वहां पे ये नहीं करोगे कि, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा ठीक है, जेन्युइन है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन क्या है अभी, अब उस कॉन्सेप्ट पे आओ, बैक टू बेसिक्स, कि आपकी पॉपुलेशन अभी कुछ और डिफाइन हो गई।
अगर आप ये कहते कि हाँ मेरी एक टेक्निक है जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो वो पूरी पॉपुलेशन पे हो सकता है, फुटबॉल पे पूरी पॉपुलेशन पे लागू होता हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं इंटरनेशनल पे देखना चाहता हूँ, तो आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई, अब आप सिर्फ इंटरनेशनल पे देखना चाह रहे हो, तो इंटरनेशनल पे देखोगे तो वहां पे आप रैंडम सैम्पलिंग करोगे फिर। ओके तो सर। सर इंटरनेशनल पे सर हम दोनों चूज कर सकते हैं ना सर, नॉन रैंडम और रैंडम भी सर? देखो मैंने आपको बोला, जब हम क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग आपने बनाई है उसको आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पर्पसिव सैंपलिंग कर ली और आपने ना सारे इंडिया प्लेयर्स एकदम जो इलाइट इंडिया प्लेयर्स थे, मतलब अच्छे अच्छे इंडिया प्लेयर्स थे वो सारे ले लिए, या फिर जो टॉप 10 के इंडिया प्लेयर्स थे उनको ले लिया, तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी अच्छी है, तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो या ना हो, आप उसका परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। दिस विल दिस विल कंक्लूड इन टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर मतलब आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है लेकिन रिजल्ट अच्छा आ गया। नहीं सर, दिस पर विल उनका हम डिफरेंस देख सकते हैं ना कि सर पहले और बाद में उस ट्रेनिंग सेशन के क्या आ रहे हैं। वो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप पर्पसिव सैंपलिंग करोगे और अच्छे लोगों पे कर लोगे तो आपकी ट्रेनिंग भले ही इफेक्टिव हो या ना हो, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, इलाइट एथलीट्स हैं, उनकी ऑलरेडी एबिलिटी, उनकी अलग ट्रेनिंग सेशन भी चल रहे हैं, या फिर उनकी ऑलरेडी मसल्स इतनी अच्छी है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से अटेन कर पा रहे हैं, तो अभी उसकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होनी है। लेकिन आपने क्या क्लेम किया, भाई ये मेरे सब्जेक्ट थे और मेरी स्टडी की वजह से इंप्रूव हुआ, तो दिस इज टाइप 1 एरर। ओके। आपने वो सही कहा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आपने प्री टेस्ट नहीं लिया, सिर्फ क्लेम कर दिया कि भाई मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, देख लेना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उस केस में वो टाइप 1 एरर होगा। ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है सर। कम आती है आवाज, कम आ रही है बात में। नहीं, कम है आवाज। ठीक है, फिर अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर आप कल इसको पूछ लेना, है ना। हम इसको कल कंटिन्यू, अभी फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, मैं बताऊंगा कल, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेंगे हम। वैसे बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाओ, लेकिन आपको तब भी समझ में ना आए तो फिर हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। अब हम जैसे अभी जो अब हम बात कर रहे थे ना प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और इन सब की, तो अब हम इसी में एंटर करने वाले हैं सैम्पलिंग डिजाइन में। तो अब ये आप डिस्कशन थोड़ा सा लाइव रखना, अपने क्वेश्चंस लाइव रखना। हम इसको अब कल से यही सब डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग डिजाइन कैसे, ये सैम्पलिंग बोल रहा हूँ, रिसर्च डिजाइन कैसे होती है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कल से, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के आना डिजाइन के बारे में, रिसर्च डिजाइन, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम कल मिलते हैं, गुड नाइट।